बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टैसिस को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और हम इसकी डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे और साथ साथ हम इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं और इसके जो कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से ये कंप्लीट वर्क करता है और ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल होता है उनको डिस्कस करेंगे और आखिर में हम कंट्रोल सिस्टम्स की बात करेंगे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा जो लेक्चर का मेन पॉइंट है, जो टर्म है, उसको क्लियर करते हैं, होम्योस्टैसिस। लेट्स सी स्टूडेंट्स, होम्योस्टैसिस जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये वर्ड जो है ये इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। वन इज होमियो, अदर इज स्टैसिस। ओके, होमियो का मतलब जो है वो ये होता है कि किसी चीज को बरकरार रखना, उसे कायम रखना। दिस इज टू कीप और टू मेंटेन, उसे आप कायम करना कह लें या बरकरार रखना कह लें। ओके, अब इसमें दूसरा जो हमें जो चीज टर्म क्लियर करनी है वो है स्टैसिस। व्हाट इज स्टैसिस? स्टैसिस जो है ये स्टैटिक से निकला है। स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट। तो असल में होम्योस्टैसिस बेसिकली ऑर्गेनिज्म के अंदर की कंडीशंस को कांस्टेंट रखने का नाम है, एक जैसा रखना, बरकरार रखना, जो अंदर हालात हैं उनको बरकरार रखना। सो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का नाम होम्योस्टैसिस। सो हम इसको डिफाइन करते हैं टू प्रॉपर वर्ड्स ताकि आप इसे पेपर में लिख सकें। अच्छा जी, अब हम इसको इसी डेफिनेशन को इंग्लिश में कर लेते हैं। सो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि होम्योस्टैसिस बेसिकली इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इनटू अ नैरो रेंज। एक फिक्स तो नहीं उसे कह सकते कि उसे फिक्स पॉइंट पे रखना है, लेकिन एक रेंज है जो कि बहुत नैरो है, उसके अंदर अंदर एनवायरनमेंट को रखने को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। सो हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि दिस इज द maintenance of internal environment of an organism into a narrow range। ये इसकी प्रॉपर और इजी डेफिनेशन है जिससे आप होम्योस्टैसिस को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि एक एनवायरनमेंट जो है उसको हमें मेंटेन रखना है, तो यहाँ पे गौर करें कि हमने इंटरनल एनवायरनमेंट की बात की। तो एनवायरनमेंट को थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करते हैं, इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट, सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट को डिफाइन करना चाहिए। एनवायरनमेंट बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द पाई जाने वाली अशिया, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, वो मिलकर उसका एनवायरनमेंट बनाते हैं, जिसे हम माहौल कहते हैं। सराउंडिंग इर्द गिर्द, सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट जो होता है वो उसको हम दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। एक्सटर्नल वेरी सिंपली बैरूनी माहौल, मतलब एक जानदार है, उसके बाहर जो माहौल है, लाइट है, रोशनी है, सॉइल है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरे प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे वो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब दूसरा एनवायरनमेंट है इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। अब ये अंदरूनी एनवायरनमेंट जो है इसको फर्दर हम
दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वो कैसे? उसमें हम इंटरनल एनवायरनमेंट, एक तो होता है जो सेल के बाहर होता है, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, जिसको कभी कभी आप इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट या इंटरस्टिशियल स्पेस भी कह देते हैं, कि सेल के दरमियान पाई जाने वाली स्पेस। वो जो एनवायरनमेंट होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट होगा। इसी तरह एक एनवायरनमेंट वो होगा जो सेल के अंदर होगा, सेल के अंदर होगा। ठीक है, जब आपने ये समझ लिया तो एक और बात को इसके साथ लिंक करते हैं, वो है फ्लक्चुएशंस। जब भी आप एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो फ्लक्चुएशंस उसका हिस्सा है। फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है तब्दीली। तो एनवायरनमेंट हो और फ्लक्चुएशंस ना हो, दैट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो फ्लक्चुएशंस लाजमी होंगे। लेकिन आप यहां पे गौर करें, इनको हम कंपेयर करेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस का रिलेशन क्या है। अब ये देखेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस बहुत वाइड होती है, वसीह पैमाने पे तब्दीलियां आती हैं माहौल में। जैसे गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो 48, 49 तक भी चला जाता है कुछ इलाकों में, और सर्दियों में जब बात करें तो टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आ जाता है। यानी कि रेंज जो बन रही है वो 48, 49 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज है, वो बहुत बड़ी रेंज है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, यहाँ पे इस डायग्राम पे आ जाए, सो हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो फ्लक्चुएशंस की रेंज है वो बहुत वाइड है। ठीक है, वो बहुत वाइड रेंज है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा एनवायरनमेंट जो हमारे पास आता है वो आता है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में ये देखिए, ये हमने एक ऑर्गेनिज्म सपोज किया है इस रेक्टेंगल में। अब इसके अंदर जो, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं वो नैरो, ठीक है, बट दिस इज आउटसाइड द सेल बट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। ये उसका एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। सो फर्क ये देखें कि फ्लक्चुएशंस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाइड रेंज और इंटरनल एनवायरनमेंट में नैरो रेंज। अब आप चले जाएं सेल के अंदर, ये देखें, ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है, दैट इज इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में वेरिएशंस, फ्लक्चुएशन जो है मोर नैरो हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इनको नैरो क्यों किया जाता है, और दूसरा सवाल ये है कि इनको नैरो कौन करता है, किस तरह से हो जाती है। डेफिनेटली यहाँ आके उतनी फ्लक्चुएशन होनी चाहिए जितनी बार हो रही थी, लेकिन नहीं होती। अब ये सवाल है कि क्यों किया जाता है। असल में मसला ये है कि जब इतनी वाइड रेंज में वेरिएशंस आती हैं तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डीनेचर होने के चांसेस होते हैं। उनको डीनेचर होने से बचाने के लिए, ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए उन फ्लक्चुएशंस को नैरो करना जरूरी होता है। ये तो जवाब हो गया इसका कि इसको नैरो क्यों किया जाता है। सो ये नैरो करना ही, फ्लक्चुएशंस को नैरो करना ही होमियोस्टेसिस है। अब इसकी हम दूसरी डेफिनेशंस की बात करते हैं। यहां से हम इसकी दूसरी डेफिनेशन अक्सर करते हैं कि ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, इनके जो नुकसानात होंगे इंटरनल एनवायरनमेंट पे, उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करना होमियोस्टेसिस कहलाता है। ओके, अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं। सो अब हम इसकी बेस पे जो हम कह रहे हैं कि इसका मकसद हमें पता चल गया, तो इसकी बेस पे आप होमियोस्टेसिस को इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस की वजह से नुकसानात होने हैं, उससे बचाना, उससे प्रोटेक्ट करना ही होमियोस्टेसिस कहलाता है। सो लेट्स सी हम इसको प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये तो पहली बात होगी कि इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और नंबर 2 किससे करना है, फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस, उन नुकसानात से जो तब्दीलियों की वजह से हों, और किस में तब्दीलियां, इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, सो होमियोस्टेसिस ये क्लियर हो गया कि दिस इज अ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कर दो स्टॉप। सो ये हमें क्लियर हो गया कि इसकी इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी है, अगर आप डायग्राम में गौर करें, आपकी बुक पे जो डायग्राम है वो हूबहू इससे मिलती जुलती है। यहाँ पे हमने ये कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अगर आप गौर करें, ये कंट्रोल सिस्टम है।
असल में जो दूसरा क्वेश्चन था जो मैं अभी आपसे पूछ रहा था कि इसको नैरो कैसे किया जाता है, कौन इसको नैरो करता है। सो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर और हर सेल के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम होता है। लेट्स सी ये एक ऑर्गेनिज्म अगर है तो ये उसका कंट्रोल सिस्टम है जो कि इस फ्लक्चुएशंस को नैरो करने में रोल प्ले कर रहा है। ऐसे ही इस सेल के अंदर भी एक कंट्रोल सिस्टम है जो इस फ्लक्चुएशंस को और नैरो करने में रोल प्ले कर रहा है। सो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर और हर ऑर्गेनिज्म के हर सेल के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो फ्लक्चुएशंस को नैरो करने में रोल प्ले करता है। तो अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है इसको परफॉर्म करने के लिए, इसको मुकम्मल करने के लिए 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके काम करते हैं। सो लेट्स सी, उसमें से पहला कंपोनेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का जिम्मेदार होता है। उस मैकेनिज्म को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। हम उसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब जरा इस पे आप कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको कैसे डिफाइन करें। आप पहले इस वर्ड पे गौर करें, कि थर्मो एंड रेगुलेशन। थर्म जो है ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हीट, इसका बेसिक वर्ड मतलब जो है वो हीट होता है, ठीक है। और रेगुलेशन का मतलब आपको पता है, टू कंट्रोल समथिंग। So thermoregulation is the mechanism that maintains the body temperature of an organism, ठीक है। यानी कि हम इसको अपनी जनरल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि थर्मोरेगुलेशन बेसिकली क्या है, दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। और दूसरा जो कंपोनेंट है जो होम्योस्टेसिस को हेल्प करता है वो ऑस्मो रेगुलेशन होता है। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस इज ऑस्मो रेगुलेशन। इसको भी हम पहले इस वर्ड के मीनिंग को समझते हैं। ये याद रखें कि बायोलॉजी को अगर आप टर्म्स के मीनिंग के हिसाब से याद रखेंगे तो ये बहुत आसान रहेगी आपके लिए। जैसे यहाँ पे भी ऑस्मो एंड रेगुलेशन, दीज आर 2 टर्म्स। उसमें आप ऑस्मो को पहले ज़हन में ले आए कि ये क्या होता है। ऑस्मो को आपने कई बार पढ़ा है, ऑस्मोसिस में भी आपने इसको डिस्कस किया है। ऐसे ही आपने कभी इसको जब आप ऑस्मो का वर्ड जब भी यूज करते हैं इसका मतलब सल्यूट होता है या साल्ट, क्योंकि साल्ट आमतौर पे ऑर्गेनिज्म के बॉडी सॉल्यूशंस में एज अ सल्यूट एक्ट कर रहा होता है। तो ऑस्मो का मतलब होता है साल्ट, ओके। और रेगुलेशन का मतलब होता है टू कंट्रोल। सो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर और साल्ट का बैलेंस जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। उन दोनों के दरमियान एक नाजुक बैलेंस होता है, उस बैलेंस को बरकरार रखना ही ऑस्मो रेगुलेशन, ओके। सो ऑस्मो रेगुलेशन को आप डिफाइन करें तो आप ये कहेंगे कि दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन salt and water. This is osmo regulation. अब हम आते हैं इसके तीसरे कंपोनेंट की तरफ, थर्ड वन, that is the excretion. वो excretion है, ओके। excretion जो है जिसका ये इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब अखराज होता है। सो जब भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म हो रहा होता है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कुछ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। सो ऑर्गेनिज्म उस टॉक्सिसिटी के नुकसानात से बचने के लिए उनको बॉडी से एलिमिनेट करता है, उनको खारिज करता है। उस अमल को एक्सक्रीशन कहते हैं। सो एक्सक्रीशन जो है
दिस इज द एलिमिनेशन यानी कि खराज किन चीजों का, ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। सो एक्सक्रीशन को भी हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, हम ये कहेंगे कि दिस इज द एलिमिनेशन ऑफ waste products from body. This is called excretion. अब हम बात करते हैं कि ये होमियोस्टेसिस में ऑर्गेनिज्म में ऐसा कौन सा सिस्टम है कि जो कंडीशंस को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। सो बेसिकली उस सिस्टम को हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल सिस्टम जो है वो दो तरह के होते हैं, इट माइट बी फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, इट माइट बी बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम, ऐसा कंट्रोल सिस्टम जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। और ऐसा कंट्रोल सिस्टम जो फिजिकल सिस्टम्स में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, उनमें जो सिस्टम्स यूज होते हैं उनका हम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। चाहे वो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम हो या फिजिकल कंट्रोल सिस्टम हो, दोनों में कंपोनेंट्स सेम होते हैं। उनमें बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज रिसेप्टर, वो रिसेप्टर होता है। सो रिसेप्टर जो है वो ऐसा कंपोनेंट है जो कि चेंज को रिसीव करता है, इसलिए इसे रिसेप्टर कहा जाता है। सो जब भी हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं रेफ्रिजरेटर की, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर का काम जो है वो कूलिंग बना के रखना होता है। वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिसेप्टर उस इंक्रीज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है एंड इट सेंड्स मैसेज टू कंट्रोल सेंटर। वो कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेज देता है कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल किया जाए। सो कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, वो इफेक्टर को, जो कि थर्ड कंपोनेंट है इसका, उसको एक्टिवेट कर देता है, उसको ऑन कर देता है। हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दिया ताकि हम इसको समझ सकें कि इसने इफेक्टर को ऑन कर दिया। अब वो यहाँ पे कूलिंग सिस्टम जो है वो एज इफेक्टर काम कर रहा है। सो कंप्रेसर, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में होता है, सो कंप्रेसर जो है वो कूलिंग स्टार्ट कर देता है। सो अब ये इंक्रीज इन टेम्परेचर का चैलेंज पूरा हो गया। लेकिन जैसे जैसे कंप्रेसर काम करता जाता है, वो कूलिंग सिस्टम जो है वो कूलिंग प्रोड्यूस करता जाता है। एक टाइम आता है कि गिवन टेम्परेचर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करना चाहते हैं, टेम्परेचर उससे भी नीचे जाना शुरू हो जाता है। जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिरता है तो ये रिसेप्टर दोबारा इस चेंज को डिटेक्ट करता है। अब ये डिक्रीजिंग टेम्परेचर का मैसेज जो है वो कंट्रोल सेंटर को देता है कि अब टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से कम हो रहा है। सो कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सेंटर इसके अकॉर्डिंगली इफेक्टर को बंद कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है। इस तरह ये मैकेनिज्म जो है वो तकमील पाता है। तो 3 कंपोनेंट हैं इसके। सेंट्रल कंपोनेंट कंट्रोल सेंटर है और उसकी दोनों साइड पे रिसेप्टर और इफेक्टर अटैच हैं। सो बेसिकली सेंट्रल रोल प्ले कंट्रोल सेंटर कर रहा है। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल्स की अगर बात करें तो उनमें 2 कंट्रोल सेंटर काम करते हैं, एक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ये हायर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, उनमें ये कंट्रोल सेंटर्स काम करते हैं और उनमें इफेक्टर्स भी 2 होते हैं। एक या तो वो मसल्स के जरिए काम ले रहे होते हैं या वो ग्लैंड्स के जरिए काम ले रहे होते हैं। अगर वो मसल्स के जरिए काम लें तो उस कोऑर्डिनेशन को हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और अगर वो हार्मोन्स के जरिए काम ले रहे हैं, ग्लैंड्स के जरिए काम ले रहे हैं, तो उसको आप केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। लेकिन ये जो मैकेनिज्म हो रहा है कि हीट का बढ़ना जो है वो इफेक्टर को ऑन करवा रहा है और हीट का कम होना जो है वो इफेक्टर को बंद करवा रहा है, इस मैकेनिज्म को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म का बेसिक कंसेप्ट ये है कि ऐसा कोई भी मैकेनिज्म या रिएक्शन जो अपनी प्रोडक्ट के जरिए कंट्रोल हो रहा हो, जो उससे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, बाद में वही उस मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है।
वो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट उस रिएक्शन को बढ़ा दे, या इसके उल्ट भी हो सकता है कि उस रिएक्शन को रोक दे या स्लो कर दे। सो बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म है जो कि अपनी प्रोडक्ट से कंट्रोल होता है। आप इसको यू डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द मैकेनिज्म कंट्रोल्ड बाय इट्स प्रोडक्ट। लेकिन अब ये मैकेनिज्म जो है ये दो टाइप का हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर ये प्रोडक्ट जो है वो मैकेनिज्म को इनहेंस कर देती, बढ़ा देती, उसकी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देती, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट होगा, तो इसको आप कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर ये प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन की रफ्तार को, स्पीड को कम कर देती है, तो इसको आप कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चंस हों, कोई कंफ्यूजन हों, तो आप ज़रूर पूछें, हमें खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देकर। अल्लाह हाफ़िज़।